बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिंधु पीके पे। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको, दोस्तों को, देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से 76वां जश्न आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, आज मेरे साथ राव सईद अहमद साहब रिटायर सूबेदार मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी का तजर्बा है। बड़ी जंगें लड़ी इन्होंने और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो आज हम इनके पास आए हैं स्पेशली तौर पे वीडियो बनाने के। जो जश्न आज़ादी है, जो हमने आज़ादी हासिल की है, कितनी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ी। तो 14 अगस्त जो 1947 है, इसकी जो मुकम्मल हिस्ट्री है राव साहब से सुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, आपने तफसीलन हमारे नाजरीन को बताना है कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया गया था और ये जश्न आज़ादी जो हमने हासिल की है, कितनी कुर्बानियां हमें देनी पड़ी और आज तक हम देते आ रहे हैं। हमें इससे मतलब आगे कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी या हमने अपने मुकम्मल जो है पाकिस्तान हासिल कर लिया। सही। सबसे पहले तो जी मैं तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसके दो हिस्से जी, एक है तहरीक आज़ादी और एक है तहरीक पाकिस्तान। तहरीक आज़ादी तो वो थी जो कि अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, वो किसी मज़ाहब से भी ताल्लुक़ रखते थे, उनको वापस भेजने के लिए, मुल्क आज़ाद कराने के लिए वो तहरीक चलाई गई। उसके बाद हमारा लुबे-लुबाब है तहरीक पाकिस्तान का। ये जो पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, आज जो कि जश्न उसी का है, ये 14 अगस्त आ चुकी है। ये जो है हमारे लिए, अगर आप ये देखें तो इसका आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था। सर सैयद अहमद ख़ान के वक़्त में इसका तख़य्युल पहले उसने पेश किया है। उसके बाद इल्लामा इकबाल ने, उसके बाद उसमें रूह फूंकने के लिए अल्लाह ताला ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ दो बड़ी बड़ी कौमें थी, हिंदू और मुसलमान। और जो हिंदू थे वो हमसे 3-4 गुना तादाद में ज़्यादा थे और मुसलमानों की चूँकि तादाद कम थी। जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ तो बड़े आज़ादाना तरीके से हम, कुर्बानी का गोश्त है, दूसरा है ज़बिया का कोई सिलसिला है, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। और जहाँ पर आबादी थोड़ी थी वहाँ पर हिंदू इस किस्म के रसूमात, ब्याह शादी में भी गोश्त ज़बा नहीं होने देते थे। इवन कुर्बानी के मौका पे भी ज़बिया के मामले में बड़ी सख्ती किया करते थे। इसलिए फिर ये सोचा कि कम से कम एक अलग मुमलिकत हमें मिल जाए ताकि हम अपनी कम से कम मजहबी रसूमात आज़ादाना तरीके से उसको सेलिब्रेट कर सकें। उसके बाद इसकी तारीख में पहले बता चुका हूँ। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने ये सोचा कि सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन थी, हमारे पास तालीम की बड़ी कमी थी। तो उन्होंने अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म का कायम किया और वो इंग्लिश मीडियम टाइप था उस ज़माने में, ताकि लोग अंग्रेज़ी सीखेंगे तो अपना मुतालबा करेंगे, और अगर वो अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानेंगे और समझेंगे नहीं। और उस वक़्त जब उसने अंग्रेज़ी तालीम शुरू की, उसके ऊपर उलमा कराम ने फतवे भी लगाए हैं कि तुमने गैर मज़हब की, गैर कौम की ज़बान का यहाँ कैसे इजरा कर दिया। लेकिन बाद में लोगों को पता चला है कि जब तक अंग्रेज़ी आदमी को ना आएगी तो किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी डिबेट में आप कैसी बात कर लेंगे। उसके बाद में वो कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद इल्लामा इकबाल ने जितने भी उसका निचोड़ है शेर व शायरी का, वो तमाम का तमाम मुसलमानों के बारे में है, उसकी मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में और मुसलमानों की इस तहरीक आज़ादी के बारे में। आज़ादी को यानी कि हासिल करने के लिए भी उनके बहुत बड़े उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इतनी नहीं दी थी, वो पहले फौत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें किया। आखिरी सेहरा जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर है, वो आप सबको पता ही है। इस स्ट्रगल के अंदर आपने फिज़िकली बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद इसको हासिल किया है। आखिर जिस वक्त ये जो वर्ल्ड वार जब शुरू हो गई थी, दूसरी जंग अज़ीम, इसके अंदर अंग्रेज़ों से ये तहैया करा लिया था। बल्कि करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क में, जो आजकल यादगार पाकिस्तान के नाम से याद की जाती है, वहाँ पे ये मंजूर हो गया था कि वाकई पाकिस्तान बनेगा। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मुसलमान कितना हिस्सा है। फिर उन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग पार्टी थी और उधर से कांग्रेस थी, इसका 1946 में इलेक्शन कराया ताकि कितनी सीटें निकलती हैं और ये कौन सा हिस्सा बनता है। उस लिहाज से फिर मुस्लिम लीग की सीटें ज़रूर से ज़्यादा निकली हैं। अंग्रेज़ भी हैरान हो गए, हिंदू और दूसरी कौमें भी हैरान हो गई, ये तो पाकिस्तान बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हत्ता कि फिर 1 साल बाद मज़ीद ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। मार्ज़ वजूद में तो ये आ गया, लेकिन फिर इसको काफ़ी
प्रॉब्लम्स का इसको बड़ा फेस करना पड़ा है, बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। सबसे पहले माइग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान अच्छा से। असम मैं आपकी बात काट रहा जी हूँ, हाँ, उस वक्त जब ये पाकिस्तान मार्जे वजूद जी में हाँ, आया जी हाँ। तो कश्मीर का भी उस वक्त मसला था। कश्मीर का कोई नहीं, कश्मीर जो था ये आज़ाद था। अच्छा। जूनागढ़, कश्मीर और ये कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको आज़ाद रहेंगी, ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगी ना पाकिस्तान के साथ। जूनागढ़ पे उसने पहले ही कब्जा कर लिया था, हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया था। ये जो रियासत थी ये पाकिस्तान बनने तक तो आज़ाद ही थी। फिर 1948 में उसने हमला करके और निसफ से ज़्यादा कश्मीर, जिसको आज आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसके अंदर शामिल कर यानी लिया। पाकिस्तान के एक साल बाद जब एक पाकिस्तान साल मार्जे बाद वजूद में उसने, आया तो एक साल बाद। बिल्कुल एक साल बाद उसने हमला कर दिया था अचानक। हमारे पास इतनी उस वक्त मुनज़्ज़म फ़ौज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी दलेरी के साथ जो जत्थे वगैरह थे, मुजाहिद आर्मी थी, उन्होंने, रेगुलर आर्मी ने फौरी तौर पर जाकर उस हमले को रोका है। और जो कश्मीर मौजूदा है ये आज हमारे पास है, वरना खुदा न खास्ता वो इसको भी ले जाता। उसके बाद अचानक उसने हमला किया था। अच्छा, पाकिस्तान को जब फिर हमने हासिल किया जी हाँ। 1947 को, कितने नुकसानात हुए, कितनी हमें जो है जाने देनी पड़ी? जाने तो जी भी लाखों में ही हैं, खासकर माइग्रेशन के अंदर। इसमें ये सुकून रह गया है। पहली बात तो लोग ट्रेन से नहीं आए, उन्होंने कहा हमारे पास बैल भी है, गाड़ी भी है, हम पैदल जाएंगे। उनका ये फैसला गलत था। अगर ट्रेनों से आ जाएं तो ट्रेन के अंदर गार्ड भी होती है, जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकती है वहाँ भी पुलिस वगैरह होती है। तो जो लोग बैलगाड़ियों के ज़रिए आए हैं वो सिखों की बेल्ट से होकर आए हैं। सिखों ने बड़ी मार धाड़ की है और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सुना जाता है कि वो ट्रेनों पे जो है उन पे भी हमले किए गए हैं। ट्रेनों कई पे ट्रेनें जो हैं कई उन्होंने। ट्रेनें इसमें वाल्टन में आई हैं। हाँ जी। सब हमारा जो सबसे बड़ा जो रिफ्यूजीज का कैंप था वो वाल्टन ट्रेनिंग स्कूल लाहौर था। यहाँ जख्मियों और शहीदों की ट्रेनें भी आई हैं, जिंदा लोग भी उसके अंदर आए हैं। लेकिन ट्रेनों में ये इंसिडेंट कम हुए। जो पैदल लोग आ रहे थे काफिलों की शक्ल में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हजीमत परेशानी उठानी पड़ी है और बहुत जानें उसमें ज़ाया हुई है। क्योंकि सिखों की बेल्ट से होके आना था, सिखों ने यह तहिया कर लिया था कि इनको खैरियत से नहीं जाने देना है। सिखों की बेल्ट ये जलंधर, हुशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, इस इलाके के अंदर, इसको आप सेंट्रल पंजाब भी कहते हैं, इसके अंदर सिखों की बहुत ज़्यादा आबादी है। तो जितने भी मशरकी पंजाब से लोग आ रहे थे, लामहला उन्हें इसी बेल्ट से गुजर के यहाँ आना था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून रेजी हुई है और खून ही खून था। इवन दरियाओं में, नालों में तमाम पानी का रंग भी सुर्ख हो गया था, इतनी कत्ल गारत हुई है। अच्छा, ये जो एक अक्सर लोग कहते हैं पंजाबी में चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब, हाँ ये बिल्कुल सही कहते हैं। ये चढ़दा पंजाब का मतलब क्या है और लहंदे पंजाब का मतलब क्या है? चढ़दा हो गया मशरकी पंजाब और जो लहंदा हो गया मगरबी पंजाब। मगरबी पंजाब यही है जिसके अंदर आज हम बैठे हुए हैं। और मशरकी पंजाब जो था उसके अभी 3 सूबे हो गए हैं। एक पंजाब बजाते खुद मशरकी पंजाब, एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश। यानी इस हमारे पंजाब जितनी इसकी नफरी थी, तकरीबन 18 ज़िले दोनों तरफ हिस्से आए थे। उन 18 ज़िलों में अभी 3 सूबे हो गए हैं। और हमारे यहाँ अभी कोई इस तरह के सूबे की प्रपोजल चल रही है, खुदा जाने बनेगा या नहीं बनेगा। हमारा ये लहंदा पंजाब या मगरबी पंजाब ये है जहाँ पे आज हम मुकीम हैं। और जो मशरकी पंजाब है वो एक पंजाब, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश, उसके 3 सूबे मज़ीद बन चुके हैं। उनका दारुल खिलाफत चंडीगढ़ में है। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान बन गया, अब आज तक हम कुछ लोग जो महसूस कर रहे हैं कि हमें उस वक्त की जो परेशानियां थी आज भी हमारे ज़हन पे लाख हैं। तो एंड पे आप ये बता दें कि पाकिस्तान तो मार्जे वजूद में आ गया, लेकिन कुछ गैर मुल्की या दूसरी ताकतें हैं जो अब भी पाकिस्तान को बुरी नज़र से देख रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ये जब से हम एटमी ताकत बने हैं उस वक्त से लोगों की इस बात खटक गई है कि एटमी ताकत है और पूरे मुसलमानों में सबसे पहला मुल्क है जिसमें एटॉमिक पावर है। इस वजह से दूसरा हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उनसे निकल के आए हैं, उनके चंगल से। वो ये नहीं चाहते थे कि ये मुल्क बने, ये हमारे साथ ही रहें, हमारे ग़ुलाम बन के रहें, महकूम बन के रहें। सबसे बड़ा तो ये, वैसे अब जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे ऐसे कतर है, वो तो ये इसको बुरा नहीं समझते, लेकिन जो हमारे जद्दी पुश्ती मुखालिफ लोग हैं वो इसको बुरा जानते हैं और इसके बारे में बड़े बुरे ख्यालात रखते हैं, खुदा न खास्ता। तो रसब एंड पे जो है, जो आजकल की नई नस्ल है उसके लिए इस आज़ादी के मुतल्लिक जो हमने परेशानियां आज़ादी के दौरान हासिल की थी, तंग हुए थे, इसके बारे में एंड पे क्या पैगाम दें? नई नस्ल को तो यही है जी, इसको तारीख़ को पढ़ें। तहरीक पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है, उस पर गौर व खोज करें।
जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे पूछें। टीवी रेडियो के ऊपर भी प्रोग्राम इसके चलते रहते हैं, और जितनी कत्ल गारत हुई है उससे कम से कम फ़ायदा उठाएँ। मुल्क हमें मिल गया है, इसको सही तरीके से चलाएँ। चोरी डाका दहशतगर्दी रेप वगैरह की चीज़ें ख़त्म करें और तालीम हासिल करें, और आगे चलकर अच्छे सियासी लीडर बने या अच्छे ओहदों के ऊपर फायज़ हों, बजाय इसके कि वो कोई खुदा न खास्ता कोई नशा या कोई नारकोटिक्स हैबिट में या रॉबरी चोरी की आदत में आएँ। इसकी बजाय उनको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उन्हीं के हाथ में बागडोर है, आगे चल के मुल्क उन्हीं ने चलाना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।